हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हमको कुछ ऐसे प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है जो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। सबसे पहले डेफिनेशन, द बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं उसकी लाइफ को अच्छे से मेंटेन करके रखने के लिए, और जो उसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे प्रोसेसेस को हम कह देते हैं लाइफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं लाइफ प्रोसेसेस की। इस चैप्टर में हमको पढ़ने हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। न्यूट्रिशन की आगे 2 टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। रेस्पिरेशन की भी आगे 2 टाइप्स हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक। और इस चैप्टर में हमको पढ़नी है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ऐसे ही सेम हमको एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन एंड एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स इस चैप्टर में पढ़नी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की भी आगे 2 टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, और हेटरोट्रॉपिक जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकता। ऑटोट्रॉपिक में आगे आ जाती है फोटोसिंथेसिस, और हेटरोट्रॉपिक की आगे 3 टाइप्स हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। सबसे पहले देख लेते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। A process in which an organism prepare its own food from simple organic material like water, mineral salts and carbon dioxide in the presence of sunlight is called autotrophic nutrition। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, और कुछ ऐसे सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स की मदद से, जैसे कि वाटर हो गया, सॉल्ट्स हो गए कुछ, और CO2। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटरोट्रॉपिक, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर द ऑर्गेनिज्म इज अनेबल टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड, हैंस इट डिपेंड्स अपॉन अनदर प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाने के काबिल नहीं है, तो वो क्योंकि इसमें कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो वो कुछ और प्लांट्स या फिर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है न्यूट्रिशन के लिए। फर्स्ट जो टाइप है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, वो है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स द फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना न्यूट्रिशन कुछ मरे सड़ गल रहे या फिर डिकेइंग जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है। नेक्स्ट टाइप है पैरासाइटिक, अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म नोन एज पैरासाइट लिव ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या फिर अंदर रहता है और बिना उसको हार्म करे उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है। और थर्ड टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व द इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर ईदर सॉलिड और लिक्विड। होलोजोइक की एग्जांपल हम ह्यूमन दे सकते हैं। हम होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं क्योंकि जो हम अपना जो न्यूट्रिशन है उसको कॉम्प्लेक्स फूड खाकर, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, कॉम्प्लेक्स फूड खाकर हम अपनी जो एनर्जी की, जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं, तो हम होलोजोइक के एग्जांपल हो गए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके सनलाइट की प्रेजेंस में।
Photosynthesis is the process of preparing organic food by combining carbon dioxide and water using solar energy by chlorophyll pigments. जो क्लोरोफिल के पिगमेंट्स हमारे प्लांट लीव्स में प्रेजेंट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करते हैं सोलर एनर्जी यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में, और जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करते हैं यानी कि फूड की फॉर्मेशन करते हैं. द ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड इन द फोटोसिंथेसिस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स. जो ग्लूकोज यानी कि फूड इस प्रोसेस में फॉर्म होता है उसको स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स स्टोर करके रखते हैं. ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, जिसमें CO2 और वाटर को कंबाइन किया जाता है लाइट एनर्जी यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में, और इसमें फॉर्मेशन होती है C6H12O6 की यानी कि ग्लूकोज की, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी फॉर्म होती है. तो नेक्स्ट है स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. जो क्लोरोफिल हमारे प्लांट लीव्स में प्रेजेंट होता है वो लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, और फिर हमको देखने के लिए मिलता है हाइड्रोलिसिस यानी कि जो वाटर है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है उसकी कंपोनेंट्स में, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर ब्रेक हो जाता है, और फिर हमको देखने के लिए मिलती है CO2 की रिडक्शन यानी कि CO2 को हाइड्रोजन से यहाँ पे रिएक्ट कराया जाता है. हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है जब किसी चीज़ को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया जाता है तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन. तो हमें CO2 की रिडक्शन देखने के लिए मिलती है जिससे फॉर्म होता है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर कंपोनेंट्स until they can be absorbed and assimilated into the body is called digestion. यानी कि वो प्रोसेस जिसमें जो हम फूड खाते हैं उसको सिंपलर से सिंपलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है, उसका ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि हम उसको अच्छे से अब्जॉर्ब कर सकें और उसमें से एनर्जी को ड्राइव कर सकें. इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन. तो जो फूड हम खाते हैं हम उसको सीधा ही डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसको पहले सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है. जैसे कि जो भी हम फूड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, फैट्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें आपको पहले सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि हम उसको अब्जॉर्ब कर पाएँ. तो हमारी बॉडी डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट्स को अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, हमको उसे कन्वर्ट करना पड़ता है ग्लूकोज में. ऐसे ही फैट्स को फैटी एसिड्स में एंड प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में. तो ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम, जिसमें सबसे पहले जो हमारी डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाती है. तो सबसे पहले माउथ, फिर टंग, ईसोफेगस, लीवर, स्टमक, पेंक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हमारा रेक्टम और एनस. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले आ जाता है माउथ. तो माउथ में प्रेजेंट होती है टीथ. टीथ का काम होता है हमारे फूड को मैकेनिकली ब्रेक डाउन करना यानी कि उसको सिंपलर पार्टिकल में डिवाइड करना. और हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में सीक्रिएट करते हैं सलाइवा, और सलाइवा में प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेस. सलाइवरी अमाइलेस का काम है कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करना यानी कि माल्टोस में कन्वर्ट करना. तो नेक्स्ट है ईसोफेगस. ईसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब, इट कनेक्ट अर माउथ टू अ स्टमक. तो हमारे यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको माल्टोस में कन्वर्ट कर लिया गया है, और जो हमारा फूड है उसका ब्रेक डाउन कर लिया गया है, उसको स्मॉलर पार्टिकल में डिवाइड कर लिया गया है. अब उसको स्टमक तक पहुँचाने का काम करता है ईसोफेगस. फूड पासिस टू अर स्टमक थ्रू ईसोफेगस बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्सिस. पेरिस्टाल्सिस यानी कि जो हमारा ईसोफेगस है उसमें कॉन्टीन्यूस एक मूवमेंट चलती रहती है जिसकी वजह से जो हमारा फूड है वो ट्रांसपोर्ट हो पाता है. यानी कि मान लीजिए ये कोई फूड पार्टिकल है हमारे ईसोफेगस में,
उस फूड पार्टिकल के जस्ट ऊपर से जो ईसोफेगस है वो कंप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा फूड पार्टिकल है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हमारा फूड स्टमक तक पहुंच पाता है। नेक्स्ट जो ऑर्गन हमारी डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है स्टमक। द ह्यूमन स्टमक इज़ अ J-shaped muscular organ in the human body responsible for digesting food by mixing it with acidic gastric juices and the breaking down proteins। जो हमारा स्टमक है वो एक J-shaped muscular organ है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जिसका काम है हमारे जो फूड है उसको गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स करके डाइजेस्ट करना, यानी कि स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करना। और जो हमारा स्टमक है वो स्पेशली प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो सिक्रिएट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस में 3 चीज़ें होती हैं मेनली, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिनोजन। तो HCl का काम है, HCl कन्वर्ट्स इनएक्टिव पेप्सिनोजन इनटू एक्टिव फॉर्म पेप्सिन। जो हमारा पेप्सिनोजन गैस्ट्रिक जूसेस में प्रेजेंट होता है वो एक्टिव नहीं होता मतलब, लेकिन उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है HCl, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और HCl जो भी हमारे फूड में जो थोड़े बहुत जर्म्स वगैरह होते हैं उसको किल कर देता है। एंड जो म्यूकस है, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ अ स्टमक। ये तो हम सभी को पता है HCl कितना ज़्यादा करोसिव होता है, वो हमको कितना ज़्यादा हार्म कर सकता है, लेकिन हमारे जो म्यूकस है वो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है HCl से। तो थर्ड है पेप्सिन। पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स। जो प्रोटीन्स को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड्स। तो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। अ लॉन्ग नैरो फोल्डेड और कॉइल्ड ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द स्टमक टू द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी एक लंबा, पतला और एक फोल्डेड ट्यूब के जैसा ऑर्गन जो हमारे स्टमक से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक फैला है उसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें मेनली 2 जगह से जूस आता है। एक तो हमारे लीवर में प्रेजेंट बाइल डक्ट से और एक हमारे पैंक्रियास से। जो बाइल डक्ट से जूस आता है उसे हम कहते हैं बाइल जूस, और जो पैंक्रियास से जूस आता है उसे हम कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। जो बाइल जूस आता है उसका काम है हमारे फैट्स को इमल्सिफाई करना, यानी कि उनका ब्रेक डाउन करना। और जो पैंक्रियाटिक जूस आता है उसमें मेनली 2 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइपेस एंड ट्रिप्सिन। लाइपेस का काम है जो इमल्सिफाइड फैट्स हैं उसका और ज़्यादा ब्रेक डाउन करना, और ट्रिप्सिन का काम है वो पूरे फूड को डाइजेस्ट करने में काम आता है। तो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा सारा खाना सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, जिसे हम अच्छे से अब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसमें से एनर्जी को ड्राइव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है विली। विली इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि विली एक ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पे प्रेजेंट है, जिसका काम है उसके सरफेस एरिया को और ज़्यादा बढ़ाना, ताकि जो अब्जॉर्प्शन है वो और ज़्यादा रैपिडली हो सके और अच्छे से हो सके। इट आल्सो हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसको अब्जॉर्ब करने के भी विली काम में आता है। तो विली इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। तो जो फूड को अब्जॉर्ब किया है उस फूड को सारी बॉडी में ट्रांसफ़र भी तो करना है, उसके लिए काम आती हैं ब्लड वेसल्स। तो विली इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। तो नेक्स्ट ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन। ओनली रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड विटामिन्स टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि जो सारा का सारा फूड है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो चुका है, और आगे जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया है, और जो वेस्ट है उसमें से जो एक्सेस वाटर है और जो विटामिन्स वगैरह हैं उसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, और जो हमारा अनअब्जॉर्ब्ड फूड है यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एनस के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन।
Respiration is the biochemical process in living organisms involving the production of energy from food. यानी कि रेस्पिरेशन एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड से एनर्जी ड्राइव करता है, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है फूड का ब्रेक डाउन करके। तो रेस्पिरेशन आगे 2 टाइप की है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसे हम कहते हैं एरोबिक, एंड जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है उसे हम कहते हैं एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में फॉर्म होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, लेकिन जो एनर्जी एनएरोबिक रेस्पिरेशन में फॉर्म होती है वो एरोबिक के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम होती है। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन का फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर करता है और वहाँ पे उसे कन्वर्ट कर लिया जाता है पायरोवेट में, यानी कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल से उसे एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। यहाँ तक का प्रोसेस हर एक रेस्पिरेशन के लिए सेम है। उसके आगे हम देख लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है और ये किसी भी सेल के माइक्रोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन होती है जिसमें फॉर्म होती है CO2, वाटर एंड एनर्जी। ये जो एनर्जी फॉर्म होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और जो एनर्जी एनएरोबिक रेस्पिरेशन में फॉर्म होती है वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमें यीस्ट में देखने के लिए मिलती है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। इसमें फॉर्म होता है इथेनॉल या फिर अल्कोहल और एनर्जी जो कि काफ़ी ज़्यादा लो होती है। तो एक हमने देख लिया ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एक देख लिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एक इन दोनों के बीच का केस भी होता है, वो भी ह्यूमंस में ही होता है, हमारे मसल के सेल्स में होता है। यहाँ पर जो हमारी ऑक्सीजन है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, एंड ये एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ये हमको देखने की मिलती है हमारे मसल सेल्स में। मान लीजिए हम भाग रहे हैं, हमें और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है और जो हमारे रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पा रही। तो हमारे मसल सेल्स में भी एक रेस्पिरेशन होती है जो कि हमारी जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो होती है, और यहाँ पे फॉर्म होता है एनर्जी और लैक्टिक एसिड। तो नेक्स्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हम ह्यूमन ब्रीदिंग मैकेनिज्म की बात करेंगे। ये हमारी लंग्स हैं और जो हमें रेड रेड सा नीचे दिखाई दे रहा है ये है डायफ्राम। तो जाहिर सी बात है जब हम एयर को इनहेल करेंगे तो हमारे जो लंग्स हैं वो फूल जाएंगे थोड़े से, और जिससे जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और जब भी हम एयर को एक्सहेल करेंगे तो हमारी लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे जिससे जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो नेक्स्ट है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई आर द वेरी स्मॉल एयर सैक्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस। या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एल्वियोलाई इज़ द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन बॉडी। यानी कि वह जगह जहाँ से जो CO2 है उसे ब्लड में से निकाल लिया जाता है और जो ऑक्सीजन है उसे ब्लड में ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि उसे पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सके। तो मान लीजिए हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट निकला CO2। तो जो सारे सेल्स हैं वो उस CO2 को ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देंगे और वो ब्लड लंग्स तक उसे CO2 को लेकर आएगा। तो जो CO2 है उसको ब्लड में से निकाल लिया जाएगा एल्वियोलाई की मदद से। ये काम होगा एल्वियोलाई में, और वहीं से जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ये भी होगा एल्वियोलाई में। यानी कि एल्वियोलाई में ही ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकाल लिया जाता है और ऑक्सीजन है उसे जो ब्लड में है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो CO2 है उसको एल्वियोलाई की मदद से निकाल लिया जा रहा है ब्लड में से, और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वहाँ से जा रहा है, यानी कि जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। और ऐसी ही मिलियंस ऑफ जो एल्वियोलाई हैं हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती हैं। आप देख सकते हैं हमारे ये हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकायोल्स, और इसकी बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट है एल्वियोलाई।
और ऐसी ही मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई हमारे लंग्स में होती हैं, जिसकी वजह से जो गैसेस का एक्सचेंज अच्छे से हो पाता है। तो नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये तो हम सभी को पता है कि किसी भी चीज़ की एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट, उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कह देते हैं। तो आखिर ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? तो किसी भी तरह की एक्टिविटी जो हमारी बॉडी में हो रही है, उसके लिए वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो उसे भी ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो वेस्ट मटेरियल, जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में फॉर्म हो रहे हैं, उसे भी हमारी बॉडी से बाहर फेंकना बहुत ज़रूरी है। ये भी ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए ही होता है। और जो हमारी बॉडी है, उसकी यूनिफॉर्म ग्रोथ के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सभी तरह की ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ब्लड देख लेते हैं एक बार। अ फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल and carries away carbon dioxide and other waste products. Technically, the blood is transport liquid pumped by the heart to all parts of the body, after which it returns to the heart to repeat the process. यानी कि जो हमारा ब्लड है, ये एक ऐसा फ्लूइड है जो ऑक्सीजन, किसी भी सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है, और वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि कार्बोहाइड्रेट को उससे लेता है और उसको बॉडी से बाहर फेंकता है। ये जो ऐसा ट्रांसपोर्टेशन लिक्विड है जिसे हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है। तो आगे ब्लड के 3 कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, एंड डब्ल्यूबीसी यानी कि ब्लड। तो आगे ब्लड के 3 कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्लाज्मा। अबाउट 55% ऑफ ब्लड इज़ प्लाज्मा, यानी कि जो हमारा ब्लड है उसका 55% सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा होता है। एंड 91 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज़ वाटर, यानी कि जो हमारा प्लाज्मा है उसका 91 से लेकर 92% तक भाग पानी से बना होता है। एंड 7% ऑफ प्रोटीन्स, 0.9% ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड 0.1% ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट है रेड ब्लड सेल्स। तो आरबीसीज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी हमारी बॉडी में गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन होती है ब्लड के ज़रिए, वो आरबीसीज की वजह से होती है। जो हमारे आरबीसीज हैं वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, और जहाँ तक उसको ट्रांसपोर्ट करना है वहाँ तक उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसीज हेल्प्स अस टू फाइट डिसीजेस। अगर हमें कोई भी डिसीजेज हो जाती हैं तो उससे लड़ने के लिए काम आते हैं वाइट ब्लड सेल्स। इसे हम इम्यून सिस्टम भी कह सकते हैं हमारा। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल ब्लीडिंग और इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। यानी कि जब हमारी कोई चोट वगैरह लग जाती है तो थोड़ा समय उसमें से खून आता है, लेकिन उससे थोड़े समय बाद वो खून आना बंद हो जाता है, वहाँ पर एक क्लॉट सा बन जाता है। ऐसी ही ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम आते हैं प्लेटलेट्स। तो नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आर द चैनल्स इन आवर बॉडी दैट कैरीज ब्लड, यानी कि इसे हम हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कह सकते हैं, जिसमें जो ब्लड फ्लो करता है। तो हमारी बॉडी में 3 तरह की ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। यानी कि आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो हमारे खून को, हमारे ब्लड को हमारे हार्ट से दूर लेकर जाती हैं हमारी बॉडी में जो और ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ। और वेन्स ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर आती हैं, जो हमारी बॉडी में वेरियस ऑर्गन्स हैं उनमें से। और कैपिलरीज इन दोनों के बीच के कनेक्शन को कह देते हैं। कैपिलरीज आर द टाइनी ब्लड वेसल्स कनेक्टिंग आर्टरीज टू द वेन्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट को समझने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये हमारा हार्ट है और ये पंप कर रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, और ये ब्लड पहुंचता है लंग्स में। यहाँ लंग्स में इसमें O2 को ट्रांसफ़र कर लिया जाता है, यानी कि ये ब्लड अब ऑक्सीजनेटेड हो गया है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है हार्ट में, और हार्ट का एक चक्कर लगा के ये पहुंचता है हमारे सभी ऑर्गन्स के पास। सभी ऑर्गन्स में या तो रेस्पिरेशन होती है और या फिर उस ऑर्गन के द्वारा इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ कर लिया जाता है।
और वहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से पहुँचता है हमारे हार्ट के पास, और हार्ट का एक चक्कर लगा के ये पहुँचता है हमारे लंग्स के पास, जहाँ से इसको हमारी बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। तब अब समझते हैं हमारे हार्ट को। तो सबसे पहले जो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो उसको हमारी बॉडी से कलेक्ट करके हमारी जो हार्ट है उसके राइट एट्रियम में लाया जाता है। ये है हमारा राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ़्ट एट्रियम और ये है लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे राइट आर्टरियम में पहुंचता है। जो हमारी अपर बॉडी है उस वहाँ पे जो ब्लड है उसको लाया जाता है सुपीरियर वेना कावा के द्वारा, और जो हमारी लोअर बॉडी है उसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाया जाता है इंफीरियर वेना कावा के द्वारा। तो ये राइट आर्टरियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है हमारे राइट वेंट्रिकल में, और वहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी की मदद से ये पहुंचता है हमारे लंग्स में, जहाँ पे इसमें ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और ये पल्मोनरी वेन की मदद से हमारे लंग्स से हमारे हार्ट में दोबारा से आता है। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारे लेफ़्ट आर्टरियम में पहुंचता है, और लेफ़्ट आर्टरियम में से ये जाता है हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये दोबारा से चला जाता है हमारी पूरी की बॉडी में। ऑर्ट्रा ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है, और इस आर्टरी की मदद से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी में चला जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिम्फ। Lymph is another fluid involved in transportation. Some amount of plasma, proteins, and blood cells escape into intercellular spaces in the tissues to form lymph or tissue fluid. यानी कि जो हमारा lymph है ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन लिक्विड है जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। जब थोड़ी अमाउंट में प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स इंटरसेलुलर स्पेसिस में एस्केप कर जाते हैं तो वो फॉर्म करते हैं lymph. Lymph is similar to blood plasma but colorless and contain less protein. जो हमारा lymph है ये बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा की तरह होता है, लेकिन ये कलरलेस होता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम होती है। तो आगे हैं lymph के फंक्शंस। इट सप्लाई न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू दोज पार्ट्स वेयर ब्लड कैन नॉट रीच। जहाँ जहाँ ब्लड नहीं पहुँच सकता वहाँ वहाँ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन lymph ट्रांसपोर्ट करता है। Lymph returns protein to blood from the tissue spaces. जो प्रोटीन इंटरसेलुलर स्पेसेस में एस्केप कर जाते हैं lymph उनको दोबारा से ब्लड को सौंप देता है। एंड फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन आर आल्सो एब्जॉर्ब्ड थ्रू द lymph। यानी कि जो हमारा इंटेस्टाइन है उसमें जो फैट्स की अब्जॉर्प्शन होती है वो भी lymph की वजह से ही होती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अ ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग वेस्कुलर टिश्यूज ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द सेल्स ऑफ प्लांट। यानी कि जो हमारे प्लांट हैं उनमें कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिनका काम होता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना। एक है एक्साइलम। एक्साइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल। यानी कि जो हमारा एक्साइलम है वो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करता है हमारे फूड पार्टिकल्स को। तो वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन के भी आगे 2 टाइप्स हैं, ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर। तो सबसे पहले ट्रांसपिरेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्लांट है उसमें जो वाटर वेपर है वो प्लांट उसे लूज़ कर देता है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में। तो यहाँ पे कोई वाटर नहीं है अब, यानी कि एक वेकेंट सीट बन गई है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन गया है और नीचे है हाई प्रेशर एरिया। तो जो वाटर है हमारा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, इसे हम कह देते हैं ट्रांसपिरेशन। तो नेक्स्ट है रूट प्रेशर। तो जो रूट है वो सॉइल में प्रेजेंट होती हैं और सॉइल में वाटर भी होता है और कुछ मिनरल्स भी होते हैं। तो जो हमारी रूट्स हैं वो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं, मिनरल्स को अब्जॉर्व कर लेती हैं। तो बाहर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है और सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, और रूट में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। जो हमारा सॉल्वेंट है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है, जिससे जो वाटर है वो सॉइल से रूट के अंदर चला जाता है। ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स इन प्लांट्स, यानी कि ट्रांसलोकेशन। तो इसमें हमको हमारे ग्लूकोज को एक सोर्स सेल से लेना है और एक सिंक सेल तक पहुंचाना है, यानी कि एक ऐसे सेल से लेना है जहाँ पे जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है और उसे ऐसे सेल तक पहुंचाना है जिसे यहाँ पे ग्लूकोज की ज़रूरत है। तो सबसे पहला स्टेप इसका है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज उस फूड को नाम दिया गया है यहाँ पे, यानी कि ग्लूकोज को। तो सबसे पहले सुक्रोज की यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगी, यानी कि जो हमारा प्लांट है वो खुद एनर्जी खपत करके, खुद एटीपी का यूज़ करके सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट करेगा सोर्स सेल से फ्लोएम सेल तक। तो यहाँ पे सुक्रोज की एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो गई है। तो यहाँ पे सुक्रोज की मात्रा बढ़ गई है, यानी कि सॉल्यूट की मात्रा बढ़ गई है और सॉल्वेंट की मात्रा कम हो गई है। तो इसके नज़दीक ही कहीं पर एक्साइलम सेल भी होगा। एक्साइलम में तो बहुत सारा पानी है, तो जो हमारा पानी है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा। तो हमारे फ्लोएम सेल में अब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है और पानी की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है। तो ये बन गया एक हाई प्रेशर एरिया और नीचे ही कहीं पर होगा एक लो प्रेशर एरिया। तो जो हमारा सुक्रोज है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगा। तो जो हमारा सुक्रोज है वो सिंक सेल तक पहुंच तो गया है, अब उसे सिंक सेल के अंदर जाना है। तो ये होगा एक डिफ्यूज़न के प्रोसेस की मदद से। तो डिफ्यूज़न भी एक सॉल्यूट की प्रॉपर्टी है। जो हमारा सॉल्यूट है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है। तो जो हमारा सॉल्यूट है यानी कि जो सुक्रोज है वो फ्लोएम से सिंक सेल में ट्रांसपोर्ट कर जाएगा। तो ऐसे ही हमारा जो सुक्रोज है वो एक सोर्स सेल से सिंक सेल तक गया। तो इस सारे प्रोसेस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सुक्रोज है उसकी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हुई, यानी कि प्लांट ने खुद अपनी एनर्जी को यूज़ करके उसे सोर्स सेल से फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट किया, जिससे फ्लोएम में यहाँ पे सॉल्वेंट की मात्रा कम हो गई और सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो गई। तो एक्साइलम सेल से सॉल्वेंट आया, जिससे फ्लोएम में एक हाई प्रेशर एरिया बन गया। तो जो सुक्रोज है वही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर गया, जिससे वो सिंक सेल के पास पहुँच गया। तो उसके बाद डिफ्यूज़न के प्रोसेस से वो सिंक सेल के अंदर पहुँच गया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। यानी कि एक्सक्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में प्रेजेंट हार्मफुल वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर फेंकता है। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रिएशन इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। Waste product of a plant. Oxygen can be looked upon as a waste product of photosynthesis, and carbon dioxide is a waste product of respiration, whether water is the waste product of both. यानी कि जो प्लांट में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें जो ऑक्सीजन फॉर्म होती है वो प्लांट के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है, और जो वाटर फॉर्म होता है वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो जो वाटर प्लांट में फॉर्म होता है वो ट्रांसपिरेशन के जरिए प्लांट से बाहर आता है। Oxygen is waste product of photosynthesis. Carbon dioxide is waste product of respiration, whether water is a waste product of both. Other waste product of a plant. यानी कि जो प्लांट है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन, वाटर यही सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, उसमें जैसे कि लेटेक्स, रबर, रेजिन्स एंड गम्स, ये सब भी प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेथस, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। यानी कि जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम है उसमें 2 किडनीज होती हैं, 2 यूरेटर, एक यूरेथ्रा और एक ब्लैडर। किडनी प्रोड्यूस यूरिन, यूरिन फ्रॉम किडनी पासिस थ्रू यूरेथर्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर एंड रिमेन स्टोर्ड देयर अंटिल इट रिलीज थ्रू यूरेथ्रा। यानी कि जो हमारी किडनीज हैं वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करके यूरिन की फॉर्मेशन करती हैं, और ये यूरिन यूरेटर की मदद से हमारे ब्लैडर में पहुंचता है, वहाँ कुछ समय के लिए स्टोर रहता है और उसके बाद हम उसे यूरेथ्रा की मदद से हमारी बॉडी से बाहर फेंक देते हैं।
Each structural and functional unit of kidney is called nephron. Each kidney consists 1.2 million nephrons. यानी कि जो हमारी किडनी है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जिसकी वजह से जो हमारी किडनी है वो ब्लड की फिल्ट्रेशन करके यूरिन को फॉर्म कर पा रही है, उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। और एक किडनी में लगभग 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। हमारे नेफ्रॉन्स में हमारी किडनी में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, जिसकी मदद से जो यूरिन को फॉर्म किया जाता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बिगिंस इन द नेफ्रॉन इन द किडनी। ब्लड ट्रैवल्स थ्रू कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस सराउंडेड बाय बोमैन्स कैप्सूल। यानी कि जो हमारा जो ब्लड है वो बहुत ही हाई प्रेशर से यहाँ से आता है और यहाँ पे एक सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, जिसमें से जो ब्लड है वो पास कर जाता है, लेकिन जो यूरिन है और जो और वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो इसमें से बाहर निकल जाते हैं। जब वो इससे बाहर आते हैं तो उसे बोमैन कैप्सूल के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है और उसे हमारी जो बॉडी है उससे बाहर फेंक दिया जाता है। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में जब यूरिन को ब्लड से अलग किया जाता है तो इस ग्लोमेरुलस में से कुछ ऐसे यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी बाहर चले जाते हैं जिनकी हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया और अमीनो एसिड्स हो गए। इनको रीअब्जॉर्ब करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं हम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो इस प्रोसेस में जो हमारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं उनको हम दोबारा से अब्जॉर्ब करेंगे और हमारी बॉडी में यूज़ करेंगे। तो दिस रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस सेलेक्टिवली allowing substances that are useful to be reabsorbed, excluding those which are not needed by body. Substances like glucose, amino acids, etc. in the filtrate are reabsorbed actively. यानी कि हमारी बॉडी खुद एनर्जी को यूज़ करके उन सब्सटेंसेस को रीअब्जॉर्ब करती है। तो ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जो एक कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा है। इसी कलेक्टिंग डक्ट से और मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जुड़े होंगे और यहाँ ग्लोमेरुलस में से ब्लड की प्यूरिफिकेशन होती है, जहाँ से ब्लड में से यूरिन और कुछ और वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल लिया जाता है। लेकिन यहीं से कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड केमिकल्स भी हमारी बॉडी से निकल जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स हो गए, ग्लूकोज हो गया। तो उनको आगे यहाँ पे कैपिलरीज के द्वारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो यूरिन है उसको हमारी बॉडी के द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। और यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसा ही और एजुकेशनल कंटेंट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।